नमस्कार सभी को। दोस्तों, अक्सर अब हमारे देश में एक बहस होती है कि क्या लोकतंत्र अब हमारे देश से खत्म हो चुका है। अब इसका कोई सीधा आंसर नहीं हो सकता। आप इसका आंसर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसके कई पैमाने होते हैं, और उनमें से अगर ये एक में भी फेल होता है तो भले आप ये ना कहो कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र की सेहत जो है वो सही नहीं है। और उन्हीं कई पैमानों में से एक पैमाना है पॉलिटिकल फंडिंग का। और आपको याद होगा, फरवरी 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था, तो देश में एक उम्मीद जगी थी कि अब राजनीति में थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन आज के आंकड़े कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं कि रास्ता भले बदल गया हो, लेकिन मंजिल नहीं बदली है। अगर आपको लगता है कि बॉन्ड बंद होने के बाद पार्टियों की कमाई कम हुई होगी, तो आप गलत हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से कई कई गुना आगे इलेक्टोरल ट्रस्ट निकला है, जिसके जरिए कॉर्पोरेट जगत ने सत्ताधारी बीजेपी पार्टी की तिजोरी में इतना धन बरसाया है कि देश भर की सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिला के एक तरफ और बीजेपी का एक तरफा वर्चस्व एक तरफ। और अगर आप क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि ये वर्चस्व कितना बड़ा है या अंतर कितना बड़ा है, तो ये है 85% का। यानी अगर 100 रुपए का चंदा दिया गया है तो उसमें से 85 रुपए केवल और केवल बीजेपी को गया है। ये लोकतंत्र के लिए अगर खतरा नहीं है, ये लोकतंत्र की तबीयत को खराब नहीं बताता है, तो फिर ये क्या है? तो सबसे पहले पूरा मामला क्या है, एक्चुअली खेल क्या है, खेल के नियम क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। और खेल शब्द मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता था तब तो पता नहीं चलता था कि किसने कितना चंदा दिया। मामला पूरा गुमनाम था जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया और उसको शट डाउन नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उस रास्ते के बंद होने के बाद पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग कम हुई हो या बंद हुई हो। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता बंद हुआ तो कंपनियों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के पुराने लेकिन सुरक्षित रास्ते को अपना लिया। अब सवाल यह है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है। देखो, ये जनरली एक ऐसी कंपनी होती है जो अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों से पैसा इकट्ठा करती है और उसे फाइनली राजनीतिक दलों को बांटती है। दिसंबर 2025 की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस वित्त वर्ष में चुनावी ट्रस्टों को मिला चंदा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जहां 2023-24 में बीजेपी का हिस्सा केवल 56% था, वो अब उछल के 85.5% हो चुका है। यानी चंदे की रेस में बाकी सारी नेशनल और रीजनल पार्टियां मिला के भी केवल 14.5% में सिमट गई हैं और बीजेपी ने 85.5% चंदा अपनी तिजोरी में कलेक्ट किया है। तो ये किसी भी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो लोकतंत्र की एक बुनियादी जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि चंदा देना कोई गुनाह है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना, ये कुछ और कहानी कह रहा है। दुनिया भर के जितने भी परिपक्व लोकतंत्र हैं, चाहे वो अमेरिका का हो या यूरोप का हो, वहाँ पे भी चंदा दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, उसको मेंटेन किया जाता है। अमेरिका में तो सुपर पैक्स के जरिए फंडिंग होती है, लेकिन वहाँ डोनर्स का झुकाव, केवल दो पार्टियां हैं वहाँ पे जनरली, उनके बीच में लगभग संतुलित रहता है। लेकिन भारत में हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट जगत का झुकाव पूरी तरफ से एक ही ओर, या यूं कह लें कि बीजेपी की ओर ही है। अब आप सोच के देखो, ऐसा कैसे हो सकता है यार। कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में बामुश्किल 10% का ही अंतर होगा। इसके अलावा रीजनल पार्टियां भी हैं जो बाकायदा पूरे पूरे स्टेट में या कई स्टेट्स में उनकी सरकार है या रह चुकी है, यानी उनका एक वोटर बेस है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि भारत पूरा बीजेपी मय हो चुका है। जैसे हम बात करते हैं ना कि सारे बड़े प्रोजेक्ट केवल अडानी अंबानी को ही क्यों मिल रहे हैं, क्या बाकी कोई योग्य कंपनियां नहीं है? कुछ नियम ऐसे बनाए जाते हैं जिससे बाकी सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी तरीके की मोनोपोली अब फंडिंग में बीजेपी के लिए दिख रही है, जिसका सीधा असर चुनाव के परिणामों पर भी होता है। क्योंकि जब एक तरफ वो पार्टी है जो हर सोशल मीडिया, हर मेन स्ट्रीम मीडिया, हर होर्डिंग, हर टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, और दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो बेसिक लॉजिस्टिक के लिए भी संघर्ष कर रहा है, तो क्या ये चुनाव से पहले ही परिणाम तय कर देने वाली स्थिति नहीं लग रही है? अब बात करते हैं उन नामों की जो इन ट्रस्ट में पैसा देने में सबसे आगे थे। जो अभी डिस्क्लोजर हुआ है उसमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे बड़ा खिलाड़ी बना है। जब बात हम करते हैं डोनर्स की, इसमें पैसा डालने वाली कंपनियों में स्टील, फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर जैसे दिग्गज शामिल हैं। और यहाँ पे खास बात क्या है पता है? एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको आप पॉलिसी पैरिटी कह सकते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग सेक्टर की वो कंपनियां जिनके हित सीधे तौर पे केंद्र सरकार की नीतियों से जुड़े हैं, वही सबसे बड़े डोनर भी हैं। उदाहरण के तौर पे लार्सन एंड टुब्रो जैसी जो बड़े फर्म्स हैं और मेगा इंजीनियर जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका डोनेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी कंपनियां जनरली वही हैं जो या तो जांच एजेंसियों की रडार पे रह चुकी हैं, या फिर सरकार से इनको कोई बड़ा टेंडर मिला है, उसके तुरंत बाद इन्होंने चंदा दिया है। हालांकि चंदा देना कानूनी तौर पे अपराध नहीं है, लेकिन या तो जांच के दौरान या टेंडर मिलने के तुरंत बाद सरकार में जो पार्टी है उसको चंदा देना कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल उठाता है कि क्या ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का नया चेहरा है। अब जरा दूसरी ओर आप देखिए, कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उसका चंदा ट्रस्टों के माध्यम से गिर के केवल 7.3% रह गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी हो या दक्षिण की बड़ी पार्टियां हो जैसे कि डीएमके या बीआरएस, इनका भी हिस्सा काफी कम हुआ है। अब यहाँ पे आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि हो सकता है कि कॉर्पोरेट घराने भविष्य में किसके सत्ता में आने के चांसेस हैं, वो सारी चीजें देखते हुए पैसा डोनेट करते हो, निवेश करते हो, कि उन्हें लगता हो कि जो सत्ता में वापसी करेगी, जिसकी संभावना ज्यादा है,
वहाँ पे पैसा लगाना ज़्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन अगर ये मानसिकता है भी, मान ले रहा हूँ कि इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न नहीं है, किसी तरीके से जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर नहीं दिखाया जाता, या यूँ कह लें कि टेंडर के बदले चंदा का सीन नहीं है, अगर यही मानसिकता की ही बात है, तो भी इससे हमारी जो पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है वो खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर विपक्षी दलों के पास संसाधन ही नहीं होगा, तो वो जनता के सामने अपनी वैकल्पिक विचारधारा कैसे पहुँचाएँगे? तो किसी भी मायने में, चाहे ये लीगली हो रहा है या इल्लीगली हो रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो ट्रस्ट के थ्रू पैसा दिया जा रहा है, इसकी दरअसल सबसे बड़ी खामी ये है कि भले ही ट्रस्ट ये बता दे कि किसने कितना पैसा दिया, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं करता कि किस कंपनी का पैसा विशेष रूप से किस पार्टी को गया। और ये पूलिंग सिस्टम दरअसल ट्रांसपेरेंसी के नाम पे एक पर्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के मामले में राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की थी, लेकिन ट्रस्ट के मामले में आज भी एक आम नागरिक ये नहीं जान पाता कि अगर टेलीकॉम कंपनी ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसमें से कितना हिस्सा सत्ता पक्ष को उन नीतियों के बदले मिला है जिनसे उस कंपनी को मुनाफा हुआ है। अगर हम 2014 से पहले का दौर भी देखें, तो उस समय भी चंदे के वितरण में इतनी असमानता नहीं होती थी। उस वक्त भी सत्ताधारी दल को ज्यादा चंदा मिलता था, लेकिन अंतर केवल 20 से 30% का होता था, जो आज 70 से 80% का है। इतना अंतर कभी नहीं रहा है। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से कारपोरेटाइज कर दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट खुली है ना, ये दरअसल ये भी बता रही है कि छोटे और मध्यम दर्जे के जो व्यापार है, जो व्यापारी है, वो तो अब चंदे की प्रक्रिया से ही गायब हो चुके हैं। केवल टॉप 1% की कंपनियां ही तय करती हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। ये सत्ता का सेंट्रलाइजेशन है, जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पे किया जा रहा है। यानी कि जहां पे सत्ताधारी पार्टी हर व्यापार में कुछ चुनिंदा लोगों को मोनोपोली दे रही है, वहीं वो चुनिंदा लोग पलट के ये इंश्योर करने में लगे हैं कि देश की राजनीति में भी केवल एक ही पार्टी की मोनोपोली रहे। गिव एंड टेक का ये शाइनिंग एग्जांपल है। खैर, अभी हमने प्रूडेंट की बात की, लेकिन प्रूडेंट के अलावा भी टाटा ग्रुप की प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट और आदित्य बिरला ग्रुप की एबी जनरल ट्रस्ट भी इसीलिए चर्चा में है। टाटा ग्रुप ने तो हमेशा से एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश भी की है, लेकिन उनके आंकड़े भी आज के समय में बता रहे हैं कि बीजेपी को मिला हुआ हिस्सा कांग्रेस की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। महिंद्रा ग्रुप का भी यही हाल है। तो जब देश के सबसे पुराने, सबसे सम्मानित कॉर्पोरेट घराने भी इसी ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं, तो हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था में विपक्ष की जगह, विपक्ष की जो विचारधारा है वो कितनी कम हो गई है। इसीलिए ये सवाल पूछना बनता है कि क्या 2029 के चुनाव तक भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी, क्योंकि जिसके पास धन है उसके पास डेटा है, और जिसके पास डेटा है वो चुनाव प्रचार की मशीनरी को पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकता है। ये हम देख भी रहे हैं। और चुनाव आयोग ने भले ही समय समय पर चंदे की सीमा तय करने की बात की है, लेकिन जब तक इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसे रास्तों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक लोकतंत्र में पारदर्शिता एक सपना ही रह जाएगा। ये जो रिपोर्ट सामने आई है ना, ये केवल कागजों का ढेर नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का एक्सरे है, जिसमें हड्डियां टूटी हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना नहीं होता है, बल्कि सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत और विपक्ष के जिंदा रहने की गुंजाइश का नाम भी लोकतंत्र है। अगर सारा पैसा एक ही दिशा में बहेगा, तो क्या आप इसको लोकतंत्र कहोगे या धनतंत्र कहोगे? जब आप आज ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने आप से भी ये बात पूछो कि क्या आपको फर्क पड़ता है कि किस पार्टी को किसने पैसा दिया? क्योंकि ये सवाल केवल पार्टियों के लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए भी है। क्योंकि अंत में इन्हीं कंपनियों ने जो ये चंदा दिया होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जेब से ही टैक्स और महंगाई के रूप में वसूला जाता है। इसीलिए आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग को इस तरीके की जो मनमानी चंदा दिया जा रहा है, इस पे एक कैपिंग लगानी चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।